एक लड़की को देखा तो एपिसोड 45 मम्माज बॉय। मारवा खानदान का आर्यन को दादी माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार मानता था। खानदान के लगभग सभी लोग आर्यन से नफरत करते थे, इसलिए रोहित आर्यन को लेकर इस विला में अकेले रहना आ गया था, जबकि बाकी के खानदान के लोग लोकेलिटी में बने सबसे बड़े विला में रहते थे। जब अनिका ने डोरबेल बजाई तब रोहित रिया के साथ चेस की गेम खेल रहा था। जैसे ही डोरबेल बजी, रोहित को हैरानी हुई कि इस वक्त उनसे मिलने कौन आ सकता था। नई सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोहित को कॉल करके बताया था कि कोई आ रहा है। रोहित ने ऑफिस के सभी लोगों से कह दिया कि आज वह अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता था। अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से भी कह दिया कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर यहाँ तक उसे कौन मिलने आया हो सकता था। इस बात से रोहित हैरान था। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही रिया दौड़कर दरवाज़ा खोलने आगे निकल गई। रोहित रिया को आवाज़ देते हुए उसके पीछे चलने लगा। रोहित ने रिया से कहा, आर्यन संभल कर, मुझे देखने दो, कौन है, आज क्या हो गया है तुम्हें, इतना दौड़ क्यों रहे हो। जैसे ही दरवाज़ा रिया ने खोला तो सामने अनिका को देखकर रिया शॉक हो गई। उसने अनिका से कहा, मम्मा तुम यहाँ। उसी वक्त रोहित ने रिया को कंधे से पकड़कर बगल में खड़ा कर दी। रोहित ने फिर उसे अपनी आंखें दिखाते हुए वहीं चुप खड़े रहने का इशारा किया। अनिका को वहाँ देखकर रोहित भी हैरान हो गया था। जो लड़की उसे रात के 1:30 बजे ड्रॉप करने की इजाज़त नहीं देती थी, वह लड़की इस तरह वैकेशन हाउस पर मिलने क्यों आई होगी। रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका आप यहाँ। अनिका की नज़रें रोहित के बगल में खड़ी रिया पर जमी हुई थी। रिया को देखकर उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे। अनिका को यहाँ देखकर रिया को लगा कि अब उसका खेल सारा खत्म हो गया था। उसे आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मम्मा यहाँ पहुँचने वाली थी, यह बात आर्यन ने रिया को क्यों नहीं बताई। अब दादी माँ के होश आने से पहले ही डैड और मम्मा को सारी सच्चा पता चल जाएगी। और रिया में अनिका की आंखों के कई सारे सवाल पढ़ लिए थे। उसी का जवाब देने की कोशिश में रिया में अनिका से कहा, मम्मा मैं आपसे। रिया आगे कुछ कहती उससे पहले रोहित ने रिया का हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, बस करो आर्यन, सी इज़ नॉट योर मॉम। क्या इतने दिनों से मॉम पागलपन लगा रखा है। अनिका ने रिया को इशारा करते हुए बस शांत रहने का कहा। अनिका ने बात बनाते हुए रोहित से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रोहित मारवा, वो दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि क्या आर्यन आपका बेटा है। रोहित अनिका की बात सुनकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने वक्त के बाद अनिका ऐसा सवाल क्यों पूछ रही थी, जबकि वह जानती थी कि आर्यन उसका बेटा है। रोहित ने बड़े कड़क शब्दों में अनिका से कहा, आई डोंट नो, मुझे आपके सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं। वैसे अनिका मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया कहती है कि आर्यन मेरा बेटा है और एक बिन माँ का बच्चा अगर प्यार से आपको माँ कहता तो देता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका उस पर कोई अधिकार है। अनिका इस वक्त जो मेंटल स्टेटस से गुजर रही थी, उसे रोहित की कही हुई बातों का ना तो बुरा लगा और ना ही उन बातों पर उसका कोई असर हो रहा था। अनिका के होठ सूखने लगे थे। उसने अपनी जीभ अपने होठों पर घुमाकर रोहित से पूछा, नो आई मीन बाज मिस्टर मारवा, क्या आप ही आर्यन के बायोलॉजिकल पिता हैं। यह बात सुनते ही रोहित ने इरिटेट होकर रिया को घर के अंदर धकेलते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। रोहित ठीक दरवाजे पर अनिका के साथ बात करने लगा। उसने अनिका से कहा, ये कैसी बात करनी है आप मिस अनिका, ऑफ कोर्स आर्यन मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। अनिका कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो सकता है। प्रेग्नेंट होने से पहले अनिका काफ़ी महीनों तक गुलेरी हाउस के बाहर नहीं निकली थी और उसके लिए समझना भी मुश्किल था अगर रोहित दोनों बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है तो अनिका दोनों बच्चों की बायोलॉजिकल मदर, तो यह बात उन दोनों की जानकारी के बाहर क्यों थी। अनिका को आज तक का उस सवाल का जवाब ही नहीं मिला था कि उसके बच्चों का बाप कौन था। अनिका का कन्फ्यूजन अब टेंशन में बदल चुका था। उसने अपनी पसीना पोंछते हुए हाथों से दबाते हुए रोहित से पूछा, मिस्टर रोहित मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने बेटे की बायोलॉजिकल मदर को जानते हैं। ये सवाल पूछने के बाद रोहित के एक्सप्रेशन गौर से देखने लगी। रोहित इस बात को लेकर कन्फ्यूज था कि आखिर अनिका रोहित से क्या चाहती थी और ऐसे पर्सनल सवाल करने से क्या मतलब हो सकता था। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपने ट्रैकेट्स की जेब में डाले और फिर अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए अनिका को बड़े एटीट्यूड से कहा, देखिए मिस अनिका, मैं नहीं जानता कि सवाल का जवाब मिलने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपको मैं कह दूं कि आर्यन की माँ को नाम मैं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप उनको जानते नहीं तो उनके साथ बच्चे कैसे पैदा कर लिए। ये सवाल पूछने के बाद अनिका को इस बात का रियलाइज़ हुआ कि उसने ज़्यादा ही ऊंची आवाज़ में रोहित से बात कर ली थी। रोहित
जो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता था, खासकर उस इंसान के सामने जो उसकी दादी की जान बचाने में मदद कर रही थी। रोहित ने अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए अनिका से कहा, दैट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। अनिका ने सोचा था कि अगर किसी ने उसके बेटे को गोद लिया होगा तो वह उस परिवार को काफ़ी पैसे देकर अपने बेटे की कस्टडी वापस लेगी, मगर रोहित मारवा से तो ना तो पैसों से जीत सकती, नहीं पावर्स में। इनफैक्ट अब अनिका को यह भी डर था कि कहीं रोहित को इस बात का पता चल जाए कि उसकी बेटी भी है एक, तो कहीं वो रिया को भी अनिका से अपने पावर पैसे के दम पर छीनने ले। अनिका ने रोहित से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, बस आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहती थी। कार के पीछे छुपे आर्यन आगे आकर अपनी मॉम के डिफेंस में बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर रोहित के चेहरे के पर बढ़ता गुस्सा देख वो शांत हो गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका क्यों उसके बारे में जासूसी कर रही थी। रोहित ने अनिका की और कदम बढ़ाते हुए पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है कि आप इस वक्त हम यहाँ मेरे फैमिली वेकेशन हाउस पर मुझसे ये सारी बातें करने आई थी? रोहित का कन्फ्यूजन वैलिड था। अनिका बात अच्छी तरह जानती थी कि नॉर्मल सिचुएशन में अनिका कभी भी रोहित को इस तरह नहीं मिलने आती थी। अनिका को अपने दोनों बच्चों के साथ एक साथ देकर इस बात का कन्फर्मेशन चाहिए था कि उसका बेटा जिंदा और सेफ है। अनिका ने रोहित के शक को दूर करने के लिए एक नई कहानी बनाते हुए कहा, एक्चुअली मिस्टर मारवा, मैं आपको ये बताने आई थी कि आपकी दादी जो हैं उन्हीं एक दो दिन में होश आ जाएगा, मगर क्योंकि वह काफ़ी दिनों से कोमा में थी, उनका बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी, इसलिए उनके खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। उन्हें ज़्यादातर जूसेस देने होंगे। शुरुआती दिनों में इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनका खाना न्यूट्रिशियस और इजीली डाइजेस्टिबल हो। अनिका की बात सुनते ही रोहित ने अपने हाथ फोल्ड कर लिया और अनिका की बात खत्म होते ही रोहित ने अनिका से कहा, आई अप्रिशिएट कि आपने अब मेरी दादी माँ की सर्जरी करके उन्हें एक नया जीवन देने की कोशिश की है, मगर मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँ कि मेरी दादी माँ का ख्याल रखने के लिए हमारी लाइफ केयर हॉस्पिटल देश के सबसे बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अनिका जानती थी कि रोहित की बात सच थी, इसलिए उसने आगे बढ़ते हुए रोहित से कहा, यस सर्टेनली मिस्टर मारवा, आप सच कह रहे हैं, मैं बेवजह ही यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए आ गई। जाने से पहले अनिका ने दरवाजे से बाहर मुंह निकाल रही रिया को देखा तो आप आर्यन हैं, आर्यन मारवा, इनके बेटे। रिया बराबर समझ रही थी कि अनिका का सिग्नल था कि घर आने पर रिया की खैर नहीं थी। रिया को इस वक्त अनिका से डर भी लग रहा था और उसे इस बात का ख्याल भी रखना था कि रोहित के सामने वह कोई भी ऐसी बात न करे जिससे उसे कोई शक हो। रिया के गालों पर हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, मिस्टर रोहित, मानना पड़ेगा, आपका बेटा बहुत खूबसूरत है। रिया को पता था कि जब भी अनिका उसे अकेले में मिलेगी तो उसे बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। उसने अनिका की बात सुनते हुए कहा, थैंक यू, पर मुझे लगता है कि मेरी खूबसूरती मेरे पेरेंट्स की वजह से है, और मैं इतने यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। रिया के स्मार्ट आंसर की तारीफ करते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मानना पड़ेगा, बेटा खूबसूरत तो है, साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी है। आपके बेटे के लिए खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल सुनकर रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अनिका से कहा, मिस अनिका, मैं आपको कह दूं कि मेरा बेटा खूबसूरत नहीं बल्कि हैंडसम है। खूबसूरत आप जैसी लड़कियों को कहते हैं और हैंडसम मुझ जैसे लड़कों को। खूबसूरत नहीं बल्कि हैंडसम है। खूबसूरत आप जैसी लड़कियों को कहते हैं और हैंडसम मुझ जैसे लड़कों को, जो कि मेरा बेटा है। अब तो वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेता है, इंडिया की सबसे मशहूर ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट ट्रेनिंग अकेडमी से। अरे याद है ना, सुबह सुबह तुम्हें ट्रेनिंग में पहुंचना है। रिया ने अनिका की आंखों में गुस्सा पढ़ लिया था और उसे ये भी पता था कि कल बलबीर सर के यहाँ पहुंचते ही अनिका उस पर बहुत गुस्सा करने वाली थी। डरी हुई रिया ने रोहित की ओर देखकर एक क्यूट स्माइल देते हुए कहा, डैड, कैन बी स्किप माई ट्रेनिंग सेशन टुमारो? रिया की बात का जवाब न देते हुए रिया सीधा उसे घर में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर लिया। कार में बैठते अनिका ने कार की बैक सीट पर बैठे आर्यन को बाहर निकाल कर गले से लगाया और दोनों माँ बेटे बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। अनिका ने गाड़ी रोहित के विला से बाहर निकाली और मल्होत्रा हाउस की ओर जाने लगी। अनिका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि आज अनिका की ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। जिस दिन बेटे को पाने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी, वह बेटा उसे वापस मिल गया था और इस वक्त उसके बगल में बैठकर उसके साथ बातें कर रहा था। अनिका ने आर्यन और रिया की प्लानिंग की तारीफ करते हुए आर्यन से पूछा, तो आज क्या प्लान था तुम दोनों का? वापस अपनी अपनी पोजीशन पर कैसे पहुंचने वाले थे? इस बात का जवाब देते हुए मॉम, आज नहीं कल जब तुम मुझे इस बात का जवाब देते हुए कहा, मॉम, आज नहीं कल जब तुम मुझे बालबीर सर के यहाँ ट्रेनिंग
के लिए छोड़ने जाती तो मैं बाहर रिया फिर से बदल जाते, क्योंकि हमारे प्लान में बलवीर सर भी शामिल है। ये बात सुनकर अनिका ने जोर से कार को ब्रेक लगा दी और बड़ी स्माइल देते हुए कहा, हैरानी से कहा, आर्यन को कहा, तुम दोनों ने मिलकर उस बुड्ढे जिद्दी को भी अपने साथ मिला लिया? मान गई तुम दोनों को। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि शैतानी करने में तुम दोनों का दिमाग आखिर किस पर गया है। मैं तो बचपन में किसी बड़े के सामने अपना नाम भी ठीक से नहीं ले पाती थी और तुम दोनों ने तो कई प्रोफेशनल जासूस भी कम नहीं हो। आर्यन ने अनिका को जवाब देते हुए फिर कहा, शायद इस मामले में हम डैड पर गए हैं। आर्यन का जवाब सुनकर अनिका और आर्यन दोनों एक साथ हंस पड़े। घर पहुंचने से पहले अनिका ने आर्यन को एक बड़ा सा आइसक्रीम खरीद कर दिया। दोनों आइसक्रीम पार्लर में बैठकर इतने सालों बाद एक दूसरे को कितना मिस किया इस बारे में बात की। आर्यन की कुछ बातें सुनकर अनिका को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हुई। दोनों कभी हंस पड़ते तो कभी रो पड़ते। माँ बेटों का ऐसा प्यार देखकर आसपास खड़े लोग भी देखकर मुस्कुराने लगे। तभी आर्यन ने अचानक अपनी चेयर से सीधे अनिका की गोद में छलांग लगा दी। एक बड़ी सी स्माइल देते हुए आर्यन ने अनिका से पूछा, क्या मैं कभी आकर तुम्हारी गोद में बैठ सकता हूँ, किसी की भी परमिशन लिए बिना? अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ घुमाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, यस माई चाइल्ड, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम मेरे बेटे हो। ये हक और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, नॉट इवन गॉड। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसने अनिका को चूम लिया। अनिका को थोड़ी शरारत सूझी। उसने आर्यन से कहा, लगता है अगर इंटेलिजेंस की बात आई तो रिया ज़रूर मुझ पर गई है और तुम अपने पापा पर। अनिका की बात पर आर्यन ने हैरान होकर पूछा, मॉम आपको ऐसा क्यों लगता है? अनिका ने आर्यन के सर पर प्यार से मारते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, अगर तुम्हें ये प्रूव करना था कि तुम आर्यन हो और रिया नहीं तो वह अंजलि मामी के घर पर अपना पैंट उतार कर प्रूव कर देते कि तुम गर्ल नहीं बॉय हो। मॉम के मुंह से बात सुनकर आर्यन बहुत शर्मा गया। उसने अपना मुंह अनिका की बाहों में छिपा लिया। अनिका ने आर्यन को जोर जोर से हक करते हुए कहा, माय साय बॉय। अगले दिन ब्रह्मपुत्र अकेडमी। अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे अनिका आर्यन को लेकर बलवीर सर की ट्रेनिंग अकेडमी में पहुंच गई। बलवीर सर पहले अनिका और आर्यन का इंतजार करते हुए रिसेप्शन पर खड़े थे। जैसे ही बलवीर सर ने अनिका और आर्यन को आते हुए देखा, बलवीर सर ने आर्यन को देखकर एक आंख मारी। बलवीर सर को लगा कि उन्होंने आर्यन को सिग्नल दे दिया कि वहाँ वह सब कुछ संभाल ले। जैसे ही आर्यन और अनिका बलवीर सर के पास गए, बलवीर सर में झूठ मूठ कर आर्यन की ओर देखकर कहा, अरे पुत्र रिया तुम आ गई, चलो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग का अगला फेज शुरू होगा, तैयार हो ना बेटी रिया? ये कहते हुए बलवीर सर आर्यन को देखकर हंस पड़े। तभी अनिका ने बलवीर सर का कॉलर पकड़ कर कहा, शर्म नहीं आती? बच्चों के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग करते हो? आज पकड़े गए आप। अभी पुलिस को बुला के अंदर करवाती हूँ आपको।